तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। तो पिछले एपिसोड के अंत तुम देखा था, इस असेसिन को होश आ चुका था। इसने कुछ बताने साफ न कर दिया है और इस बात की रेस्पेक्ट भी रखी गई है। इससे कुछ पूछा नहीं जाता। अब इसके कुछ टाइम बाद में जब मार्च का महीना शुरू होता है, तब तक इस नदी के ऊपर पूरा व्हील सेटअप हो चुका है। व्हील अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और व्हील के साथ में दो बिल्डिंग्स भी बनाई गई है। इसी व्हील के साथ में कुछ हथौड़ों को भी अटैच कर दिया गया है, जिसकी मदद से वेपन बनाए जा रहे हैं। हथौड़े जोर जोर से आयरन की प्लेट के ऊपर गिरते हैं और उनको एक परफेक्ट शेप देने लगते हैं। और इसे देख देख के वर्कर्स काफी ज्यादा खुश हैं। उन सभी के मन में एक ही बात घूम रही होती है, कितनी शानदार तरीके से इस मशीन को क्रिएट कर दिया गया है। जितनी पावर इस एक हथौड़े के अंदर है, यह हथौड़ा जितनी जोर से एक आयरन की प्लेट के ऊपर मारता है, उतनी पावर से अगर कोई इंसान मारने की कोशिश करेगा तो उसे कई बार हथौड़े के वार करने पड़ेंगे। और यहाँ पर तो इस मशीन को चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ ही नहीं रही है। ये मशीन ऑटोमेटिकली काम करती जा रही है। इस तरीके से देखा जाए तो हम टेक्नोलॉजी के मामले में बाकी सभी देशों से कई ज्यादा आगे निकल चुके हैं। बस कुछ टाइम और हमारे पास में इतने संसाधन होंगे कि हम बाकी देशों से बहुत आगे निकल चुके होंगे। हम काफी सारे वेपन्स, आर्मर्स और भी काफी कुछ बिल्ड कर लेंगे, जो कि उन सभी से फाइट के अंदर हमारे बहुत ज्यादा काम आएगा। इस टाइम हम देखते हैं चेंग ली जगह मौजूद है, जो कि इन सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि इस मशीन के अंदर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। इस मशीन की इस आवाज को कम करने के लिए हम कुछ ऑयल वगैरह का यूज कर सकते हैं। असल में ये आवाज इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि मशीन के दो सिरे आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे टकरा रहे होते हैं। अगर ऑयल का यूज हो जाएगा तो टक्कर के कारण आवाज काफी ज्यादा कम हो जाएगी। लोग इस बात पे अमल करते हैं। इसके अलावा चेंग ली इनको ये बात तो समझा देता है कि शुरुआत से ही इनको आर्मर बनाना शुरू नहीं करना है, बल्कि शुरुआत करनी तलवार से, ताकि इस आयरन की मजबूती को जितना चेक किया जा सके। ऐसा हो सकता है ये चोट पड़ने के कारण वो आयरन कमजोर हो जाए और प्लेट के ऊपर उसकी कमजोरी काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है किसी भी सोल्जर के लिए। और अब इसके बाद में सीन नया शिफ्ट हो जाता है। हम मिग्यू की रूम का सीन देखते हैं। उसके साथ में येनिंग भी मौजूद है, जो कि आराम से सो रही है। वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही होती है तो एकदम जोर चला के उठ के बैठ जाती है। मिग्यू उससे पूछती है क्या हुआ, तुझे चिल्लाने क्यों लगी। येनिंग बताती है ये सब कुछ उसके बचपन के एक सपने के कारण है, तब से उसको ये सब कुछ आता है। वो रात को कभी भी ठीक से सो नहीं पाती, ये एक बेकार का सपना है। इससे मिग्यू उसको बताने लगती है यहाँ पर तो सच में मैं मौजूद हूँ, इसलिए तुम्हें किसी बात से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से सो सकती हो। येनिंग कहती है नहीं, अब मुझे नींद नहीं आ रही है। और फिर इसके बाद में ये दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। जेनिंग इस समय मिग्यू की मदद करना चाहती है। वो उससे पूछने लगती है कि तुम क्या कर रही हो। इससे मिग्यू बताती है इंटरनल अफेयर्स के बारे में पढ़ रही है, ताकि आगे जाकर सिटी के जिस भी तरह के नियम बनने वाले हैं वो उसके अंदर अपना पक्ष रख सके। और साथ में मिग्यू बातें बातों में ये बता देती है कि जब से उसको सिटी के अंदर लाया गया है, तब से उससे यही काम करवाया जा रहा है। और जेनिंग इस समय अपना दिमाग लगाकर कुछ चीजों को पता लगा लेती है। वो कहने लगती है क्या कहा तुमने, तुम्हें सिटी के अंदर लाया गया है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। मतलब तुम्हें सिटी से बिलोंग नहीं करती हो, तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया है, तुम्हें किडनैप किया गया है। इस समय जेनिंग का दिमाग बहुत तेज भाग रहा होता है। वो तीन चार बातों को और जोड़कर एक नया कंक्लूजन निकालती है। वो कहने लगती है तुमने अपना नाम बताया था मिग्यू, और कुछ टाइम पहले प्रिंसेस मिग्यू लापता हो चुकी थी, और तुम कह रही हो तुम्हें 2 साल पहले इस जगह पर लाया गया था किडनैप करके। जेनिस का मतलब तुम प्रिंसेस मिग्यू हो, जो कि जगान सिटी से बिलोंग करती थी। क्या तुम वही हो, तुम ही हो प्रिंसेस। मिग्यू थोड़ी निराश होते हुए बोलने लगती है हाँ बिल्कुल वो वही है, लेकिन वो प्रिंसेस मिग्यू जिसको सब लोग जानते हैं वो पहले खत्म हो चुकी है। अभी इस जगह पर यहाँ पर मौजूद है वो केवल मिग्यू है, जो कि टोर्च सिटी की एक नागरिक है और यहाँ पर लोग वगैरह बनाने के अंदर मदद करती है। जेनिंग कहती है वैसे मुझे अंदर ही कब से बात चल रही थी, वैसे सभी लोग को ऐसा लगता है कि तुम्हारा किडनैप हुआ था, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी है जो कि ये मानते हैं कि अच्छा हुआ तुम्हारा किडनैप हुआ था, क्योंकि तुम्हें वैसे भी कुछ जानवरों के पीछे भेजा जा रहा था जबरदस्ती तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। इससे मिग्गी बोलने लगती है हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, वो रात बहुत ज्यादा बुरी थी जिस समय मुझे सिटी से बाहर निकालकर जबरदस्ती एक लंबा सफर तय करने के लिए लेके जाया गया था उन जानवरों के बीच में, जो कि रिंग ट्राइब से बिलोंग करते थे। मेरे से किसी चीज के लिए बिल्कुल पूछा नहीं गया था, मेरे को बस अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए कह दिया गया था। वो रात बहुत बुरी थी और मैं चाहती थी कि किसी भी तरीके से इस रात का अगला सुबह ना हो और ये सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाए। लेकिन उसी समय एक बंदे की उस जगह पर एंट्री हुई, जिसने वहां पर आने के साथ में सब कुछ जो कि इतना ज्यादा बुरा चल रहा था उसको एकदम से एक खुशनुमा पल में कन्वर्ट कर दिया। अब जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो सारी केवल अच्छी चीजें याद आती है। इसके बाद में चेंग ली के साथ जितना भी समय बिताया था, चेंग ली ने उसको जिस तरह से किस किया और फाइट वगैरह जितने भी सीन थे उस सब के बारे में एक करके येनिंग को बताने लगती है। लेकिन उसने इस पूरे सीन में ये नहीं बताया कि वो इंसान असल में चेंग ली था, टोर्च सिटी का किंग। येनिंग को केवल इतना समझ में आया कि मिग्यू यहाँ पर किसी वॉरियर की बात कर रही है, जिसने उस समय किसी तरीके से उसको वहां से किडनैप किया, अपने साथ में लेकर एक लंबा सफर तय किया, और जिस सफर के अंदर मिग्यू को वो लड़का बहुत ज्यादा पसंद आ गया। और इसके अलावा जेनिंग अपने तरफ से एक कहानी और जोड़ती है कि तभी रास्ते के अंदर चेंग ली से उनकी मुलाकात हो गई, जो कि सिटी का किंग था।
चेंगली ने उस वॉरियर को मार दिया और मिग्यू को पकड़कर यहाँ पर इस जगह पे बंद कर दिया। जीनिंग के दिमाग में पहले चेंगली को लेकर एक काफी ज्यादा बुरी इमेज थी और अब ये इमेज और ज्यादा परफेक्ट हो चुकी है। जब से मिग्यू ने ये सब कुछ सुना है उसको चेंगली के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब शायद से दोबारा से इसका असली से मोड एक्टिवेट होने वाला है। इस समय मिग्यू को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जीनिंग के दिमाग के अंदर एक गुस्से की आग चल रही होती है और मिग्यू धीरे धीरे करके उसमें थोड़ा सा और घी डालने लगती है। वो आगे बोलती है, इस सिटी के अंदर मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है जिनको मैं अपने मन की बात बता सकूं। आज पहली बार कोई मिला है जिससे मैं ठीक से बात कर पाई हो और जिसको मैंने ये सब कुछ बता दिया है। वैसे मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी बात, ऐसी बात जो कि मैं किसी को बताते नहीं हूँ, मैंने फिर भी तुम्हें बता दिया है। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। और ये सुनकर जिनिंग और भी ज्यादा खुश हो जाती है। उसको मिग्यू को देखकर थोड़ा और ज्यादा अपनापन सा फील होने लगता है। उसको गले लगाते हुए कहने लगती है, मिग्यू तुम्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में भूलकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वही ज्यादा बेहतर है। तुम अपने पास्ट के अंदर अभी भी अटकी हुई हो, उस लड़की के बारे में सोच रही हो जो कि खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए उस लड़की के बारे में जो कि आगे तुम्हारे सामने फ्यूचर में आ सकता है। जिसको कर मिग्यू बोलती है, एक मिनट तुमने भी क्या कहा? वो लड़का खत्म हो चुका है, लेकिन वो कब हुआ? वो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी जिंदा है। इसमें जिनिंग बोलती है, तो फिर तुम उसके साथ में क्यों नहीं हो? तुम यहाँ पर इस जगह पर क्यों हो? इससे मिग्यू बताती है, मैं उसके साथ में नहीं हो सकती क्योंकि पहले उसकी शादी हो चुकी है और इसके अलावा उसने कुछ बच्चे भी हैं। ये सुनने के साथ तो जिनिंग गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो अपने मन में एक और नई कहानी बना लेती है। उसको अब ये समझ में आने लगा है कि वो जो दूसरा लड़का था जिसके बारे में सोच रही थी कि वो मर चुका है, वो असल में अभी भी जिंदा है और उसने मिग्यू को इस जगह पर बेच दिया है और किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है। वो तो अपनी फैमिली में सेटल हो चुका है, लेकिन मिग्यू इस जगह पर इन बैंडिट्स के बीच में कैद हो चुकी है। मतलब अब जिनिंग के दो टारगेट है, एक तो चेंगली और दूसरा वो लड़का जिसने मिग्यू को छोड़ा। वो अब मिग्यू को इस बारे में बताने लगती है कि मुझे बताओ कि वो कौन है जिसने तुम्हें छोड़ा था। मैं अभी जाकर उसको सजा देती हूँ, मैं वादा करती हूँ उसका सर काट के तुम्हारे सामने लेके आ जाऊंगी। इससे मिग्यू समझाने लगती है, नहीं नहीं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और वैसे वो जो लड़का था वो लड़का बहुत ज्यादा अच्छा था, काफी ज्यादा अपनी वाइफ को पसंद करता था और मैं तो उसकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा लेट आई थी, तो इसके अंदर उसकी किसी भी तरह से गलती नहीं है। उसने हमेशा मेरे और खुद के बीच में एक लाइन को ड्रॉ करके रखा और कभी भी उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। जीनिंग को अभी भी यही लग रहा होता है कि मिग्यू असल में बहुत ज्यादा भोली है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ में कितनी बड़ी चीटिंग हो चुकी है। वो इस जगह पर कैद है और सब के पीछे उन दोनों लड़कों का हाथ है। जिन्नी के दिमाग में अभी भी सेम बात घूमी जा रही है, उसे किसी भी तरीके से इन दोनों खत्म करना है। मिग्यू की परमिशन के बिना और बिना कुछ भी जाने हुए वो बस उसे खत्म करके रहेगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम मूनलाइट टेम्पल का सीन देखते हैं जहाँ से लेडी बाहर निकलती है। रात का समय है। ये लेडी रात के इस समय अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रही है, तभी टेलीपोर्टेशन की एक नई टेक्निक इस जगह पर दिखाई देती है। इस जगह पर काफी सारे कीड़े आ जाते हैं जो कि इस लेडी के असर में उसकी चारों तरफ घूमने लगते हैं और तभी एकदम से पलक झपकते ही वो लेडी वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद हम दोबारा से टोड विलेज के अंदर चेंगली को देखते हैं जो कि लिन के साथ में आराम से सोया हुआ है। लिन इस समय जगी हुई है। वो सोच रही होती है कि चेंगली इस समय क्या सोच रहा है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि चेंगली इस समय उसके साथ मौजूद है, लेकिन वो नई लड़की जो कि सिटी के अंदर आई है वो लगातार उस लड़की के बारे में सोच रहा है। लेकिन असल में चेंगली के दिमाग के अंदर नई टेक्नोलॉजी और किस तरह की चीजों को उसको अपने विलेज के अंदर यूज करना है, उन सभी चीजों के बारे में बातें चल रही होती है कि किस तरीके से वो आर्मर्स को क्रिएट करेगा और यही सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ मिग्यू और जिनिंग ये दोनों अभी भी साथ में ही हैं। मिग्यू इस समय जिनिंग की पिट्टी वगैरह कुछ बदल रही होती है। वो उसको बड़े आराम से बात सब कुछ चल रहा है। तभी बातों में वो उसको बताने लगती है कि असल में तुम्हें पता है मेरी किस के अंदर एक स्पेशल पावर है। मैं जिस किसी को भी किस करती हूँ उसकी सारी बॉडी के अंदर जितनी भी समस्या होती है वो एक ही सेकंड में पूरी तरह ठीक हो जाती है। तुम चाहो तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। इस पर जिनिंग बोलती है, एक मिनट तुम्हें ये बकवास किसने बताई? नहीं ऐसा कुछ भी कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। इससे मिग्यू कहती है, क्या कह रही हो तुम? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज सच में पॉसिबल है, मैंने अपनी आंखों से देखी है। जिनिंग कहती है, तुम्हें जरूर से किसी ने बेवकूफ बनाया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसी किस के अंदर इतनी पावर कैसे हो सकती है? मिग्यू कहती है, बिल्कुल हो सकती है। पहले मुझे भी इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन बाद में भरोसा होना शुरू हो गया। तुम चाहो तो मैं अभी इसको टेस्ट करके दिखा सकती हूँ। तुम्हारी बॉडी के ऊपर कितनी चोटें लगी हुई है ना, एक किस और तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। ये कहते मिग्यू जिनिंग को किस करने लगती है सीधे उसके होठों पे और उसे जिनिंग को जब अजीब सा लगता है वो पीछे तरफ हटने लगती है। और जब उसको लगता है मिग्यू सच में उसको किस करने वाली है, वो एकदम से बहुत ज्यादा पीछे हट जाती है और फिर से कहने लगती है, रुक जाओ, बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव करने की कोशिश मत करना। क्या तुम्हें इस बात का इतना भरोसा है? ये एकदम बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मिग्यू कहती है, ये तो पता चल जाएगा जब मैं तुम्हें किस करूंगी, एक बार रुको और मुझे ये चीज करने दो। तभी जिनिंग पहले तो सब कुछ शांत करती है और फिर आगे बोलने लगती है, पहले मुझे ये बताओ तुम्हें सब कुछ बकवास बताई किसने है? इसे मिग्यू कहती है, पहली बात तो ये कोई बकवास नहीं है, और दूसरी बात जब मैंने पहले इस पावर का यूज किया था तभी परफेक्टली वर्क की थी। वो बहुत ज्यादा घायल था और तभी एकदम से एक किस के साथ वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसको किस कर दूंगी तो एक सेकंड के अंदर वो पूरी तरह से हील हो जाएगा, और सच में ऐसा हुआ भी था।
काफी से चोटें लगने के बावजूद भी वो लगातार फाइट करता रहा और उसने सबको खत्म कर दिया। वैसे इस समय मिग्यू का चेहरा भी एकदम लाल हो चुका होता है। वागी कहने लगती है, मैं अभी भी अक्सर जाकर उसको किस कर देती हूँ। वो जब कभी भी थोड़ा सा परेशान होता है, थोड़ा बहुत घायल होता है और नींद में होता है, तब चुपके से तो किस करने के तुरंत बाद अगले दिन ही उसकी बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी होती है। ये कहने के बाद में मिग्यू एक रजाई वगैरह कुछ ओढ़कर एकदम कोने में जाकर झुक के बैठ जाती है। जीनी कहती है, क्या तुमने कभी किसी और को किस करके इस बार को टेस्ट किया है? इससे मिग्यू बताती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या कभी किसी और को किस कर सकती हूँ? ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे हर किसी को मैं किस करने लग जाऊं। इसमें यिनिंग आगे बोलती है, तो फिर ठीक है, सीधे उसी बंदे का दोबारा चलते हैं, तुम उसको किस करना और उसके बाद मैं उससे फाइट करूंगी। मैं खुद भी एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, देखते हैं उसकी पावर के अंदर कितना इंक्रीमेंट आता है। मिग्यू इसके लिए भी साफ मना कर देती है कि नहीं, वो उस बंदे को बिल्कुल भी एम्बेरेस फील कराना नहीं चाहती है। वो इस तरीके से उसके सामने उसको किस नहीं कर सकती। इसी समय मिग्यू यिनिंग को इस बात को दोबारा कभी भी छीनने साफ ना कर देती है। यिनिंग अभी के लिए इस बात को मान चुकी है, लेकिन उसकी दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड गेम पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।